पुर्तगाल जो इतिहास में कई चीजों के लिए जाना जाता है। इबेरियन यूनियन से ओजोरोस और मदिरा बसने से लेकर ब्राजील पर राज्य करने तक पुर्तगालियों ने सदियों तक अपने कौशल्य की छवि पूरी दुनिया को दिखाई है। हालांकि एक चीज जो उन्हें विशेष रूप से काफी अच्छी लगती है वो है घूमना फिरना, जो वास्को दा गामा की कहानी एक अच्छा एग्जाम्पल देती है। वास्को दा गामा का जन्म सिनेस शहर में 1460 को एस्तेवाओ दा गामा और इसाबेला सोद्रे के घर हुआ था। उनके पिता एस्तेवाओ ऑर्डर ऑफ सैंटियागो के प्रमुख सदस्य और स्थानिक व्यक्ति थे और उनकी मां ऑर्डर ऑफ क्राइस्ट से जुड़ी हुई थी। वास्को दा गामा ने अपनी पिता की विरासत को आगे जारी रखने के लिए सैंटियागो के आदेश में शामिल होने का फैसला किया और इस समय तक पुर्तगाल का राजा जॉन द्वितीय बन गया था, जो विशेष रूप से वास्को दा गामा को थोड़ा पसंद किया करता था। जॉन द्वितीय ने एक भरोसे के साथ वास्को दा गामा को एक खोजकर्ता के रूप में चुना था। जॉन की मुख्य प्राथमिकता अपने शाही खजाने का विस्तार करना था। अब तक पूरे अफ्रीका में व्यापार पुर्तगालियों के लिए काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा था, लेकिन राजा को इतना पर्याप्त नहीं था और राजा की आंखें एशिया और वहाँ के मसालों के व्यापार पर टिकी हुई थी, जिसका उपयोग उसके साथी यूरोपियन पहले से ही कर रहे थे। मसालों के व्यापार पर वेनेशियन का प्रतिनिधित्व था, जिन्होंने पहले से ये माल को इधर उधर ले जाने के लिए कार्गो शिप का रास्ता बना लिया था। इस बीच जॉन ने वेनेशियन को हटाने के लिए हटकर सोचना शुरू किया। उसने सोचा कि अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर से एक जल यात्रा करके एशिया का रास्ता खोजे और यहीं पर उसे वास्को दा गामा की याद आई। सबसे पहले राजा ने कुछ तैयारियां भेजी। 2 जासूस पेरा दी कोविलिया और अफेंदो दी पाइवा शुरू में भारत के माध्यम से मसालों के व्यापार पर आने जाने वाले रास्तों की मौजूदा स्थिति पर ध्यान देने के लिए एक समुद्री यात्रा करेंगे। उसके बाद एक कैप्टन बोर्टोलोमा डायस राजा की महत्वाकांक्षा की पुष्टि करने के लिए अफ्रीका की तरफ से जाएगा, जो यह पक्का करेगा कि भारत जाने के लिए अफ्रीका से एक स्पष्ट मार्ग है या नहीं। और इतनी सारी तैयारियों के बाद राजा ने 8 जुलाई 1497 को उन्होंने 4 जहाजों के साथ साउ गैब्रियल, साउ राफेल, बेरियो और एक अननोन जहाज के साथ निकल पड़े, जिसमें सभी को मिलाकर 170 लोग थे, जो पुर्तगाल के लिस्बन शहर से इस खास यात्रा के लिए आए थे। एफेंजो गोनक्लेवेस, जाओ दे कोइम्ब्रा, पेरो दे एलंक्वेर, पेद्रो एस्कोबार जैसे बहुत अनुभवी नाविक थे। ये यात्रा बहुत कठिन और लंबी होगी, इसलिए राजा ने अपने सबसे अच्छे आदमियों को इस कार्य के लिए भेजा था। पहले चरण में परिचित समुद्री मार्ग से यात्रा की गई, जो टेनरिफ और कैप वर्डे द्वीप से सियरा लियोन से गुजरते हुए वहां से दक्षिण की ओर गया। 3 महीने और 6000 माइल के बाद डायस के बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ने से पहले कुछ समय के लिए अफ्रीका के तट पर इन चारों जहाजों ने अपना लैंडफॉल बनाया। वास्को दा गामा की यात्रा का दूसरा चरण काफी ऐतिहासिक होगा, जो एक पहले यूरोपियन द्वारा तय किया जाना था। मार्च 1498 के पहले हफ्ते तक चारों जहाज मोजाम्बिक पहुंच चुके थे, जहां थोड़ी देर रहने के बाद वहां के लोगों ने दा गामा और उनके जहाजों को अपने रास्ते जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अब आगे एक अनुभवी पायलट की मदद से अपनी यात्रा का आखिरी चरण को पूरा करना था, जो स्थानिक समुद्रों को अच्छे से जानता हो, जो कैलिकट के लिए जहाजों का अच्छे से मार्गदर्शन कर सके। दा गामा और उनके जहाज भारत के लिए रवाना हुए, जो आखिर 20 मई 1498 को कपटडू में कैलिकट के पास पहुंचेगा। यह सुनने के बाद कैलिकट के राजा जैमुरीन ने यह देखने के लिए पोनानी में रहे कि विदेश से आने वाले लोग कौन थे और क्या चाहते थे। पुर्तगालियों का स्वागत काफी दयालु और सम्मान के साथ किया गया, लेकिन राजा के पास जो उपहार थे उनसे वे खुश नहीं हुए और दूसरे व्यापारियों ने राजा को बताया कि वास्को दा गामा एक चालाक समुद्री डाकू है, जो पुर्तगाली राजा की ओर से नहीं आया है। फिर भी इस यात्रा ने कुछ हद तक वह काम पूरा किया था जो वो करना चाहते थे, और यह भी साबित हो गया था कि अफ्रीका से समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा जा सकता है। और दा गामा अपने देश लौटने के लिए काफी उत्सुक थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कार्य किया था जो भारत की यात्रा से भी बहुत कठिन था। हिंद महासागर की यात्रा में लौटते हुए पहले से 109 दिन ज्यादा लगेंगे और बेरियो 10 जुलाई 1499 को लिस्बन पहुंचने वाला पहला जहाज होगा। 4 में से 2 जहाज कभी नहीं लौटेंगे और 170 में से 55 लोग ही वापस पुर्तगाल पहुंच पाएंगे। दा गामा को उनके देश में एक नायक के तौर पर देखा जाने लगा, लेकिन उनकी इस यात्रा में एक विफलता भी थी। दा गामा के कैलिकट के राजा के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं बना सके। हालांकि कुछ मसाले और अन्य सामानों को वे अपने देश लाने में कामयाब रहे थे। दूसरा अभियान 1500 में पेद्रो एल्वारेस की कमान में शुरू किया जाएगा, जिसका लक्ष्य होगा कि राजा जैमुरीन के साथ एक व्यापारिक संधि बनाना, जो वास्को दा गामा ने शुरू किया था।
लेकिन कैलिकट और पुर्तगालियों के बीच युद्ध होने के बाद यह भी फेल हो गया और 1502 तक चौथे पुर्तगाल इंडिया आर्मडास के लिए दगामा ने कहा कि मैं फिर से भारत की यात्रा करूंगा और वास्को दगामा फिर से एक बार अपने मिशन को पूरा करने के लिए और राजा जैमोरिन पर पूरी तरह हावी होने के लिए अपने चचेरे भाई दो चाचा के साथ कुल 15 जहाजों और 800 आदमियों को लेकर दगामा इस बार बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और जब वास्को द गामा कैलिकट पहुंचे तो राजा जैमोरिन इस बार सकारात्मक रूप से संधि पर बातचीत करने के लिए तैयार थे, पर द गामा अपने पहले हार का बदला लेने के लिए इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। जब कैलिकट से सभी मुसलमानों को हटाने की उसकी मांग को अस्वीकार किया गया तो उसके आदमियों ने पूरी तरीके से कैलिकट पर हमला कर दिया। 1503 में सभी जहाजों को कैलिकट से अपने देश के लिए रवाना होना था, जो एक संधि को सफल करने में फिर से नाकाम हो गए थे। देखा जाए तो सारे लोग बातचीत करने के लिए नहीं बल्कि हमला और बदला लेने के लिए आए थे। ऐसी गलती और खराब रणनीति का मतलब था कि वास्को द गामा की पुर्तगाल में नायक के रूप में उसका समय समाप्त हो जाना था। वास्को द गामा ने 1524 में भारत की अंतिम यात्रा की, लेकिन वहां उन्हें मलेरिया हो गया जिससे वे उस वर्ष की क्रिसमस को शाम को मर गए और उसी के साथ उनकी विरासत का अंत हो गया।